अच्छा, चलें लेक्चर स्टार्ट करें आज का। दरम्यान में ये लास्ट टाइम हमने 30 चैप्टर एंड किया था, और 30 के बाद एक चैप्टर है जो है 31। ठीक है, वो है आई से रिलेटेड, टोटली आई है। तो उस पे मैं बाद में आपका कुछ पोर्शन मैं करूँगा, कुछ आपको दूंगा करने के लिए। और उससे पहले हम ये वेब ऑप्टिक्स देख लें। तो ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद प्रोबेबली मैं उस चैप्टर पे आ जाऊँगा। ठीक, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ जो हमें चाहिए वहाँ के लिए। वेव ऑप्टिक्स, जो अभी तक हमने वेव को डील किया है, और हमने डायग्राम बनाई थी। तो हम वेव वेव को एक लाइन से ड्रॉ करते हैं, वेव नहीं बल्कि हम रे बनाते थे उसकी। ठीक है, लाइट को शो करने के लिए। और मैंने आपको ये बताया था कि ये डायग्राम तब एक्यूरेट है जब आपके पास ऑब्जेक्ट का, जिससे स्ट्राइक करी है आपकी लाइट, रिफ्लेक्ट करी है, रिफ्रेक्ट करी है, उससे जो वेव लेंथ है लाइट की वो बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फिर वो रे डायग्राम जो है ना वो आपके पास एक्यूरेट थी, उसमें कोई मसला नहीं था। लेकिन अगर आपके पास जो है ऑब्जेक्ट का साइज एज कंपेरेबल है द वेव लेंथ ऑफ द लाइट, तो फिर आप वो उसको रे डायग्राम नहीं बना सकते। फिर आपको प्रॉपर वे भी उसको ट्रीट करना होता है, और उसमें आपको पता है वो है वेलीज हैं, और आप कह लें कि हिल्स हैं, वेल्स हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्टिव इन कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है। आपके पास वो क्रस्ट हैं या ट्रफ्स हैं। तो उस वो डील के बगैर आप उस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो तब हम आते हैं कि वेव डिस्क्रिप्शन पे, प्रॉपर वेव डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इस चैप्टर में जो हमारे की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये कि हमने डिफाइन करना है हाइजेंस प्रिंसिपल को। ये आपने 8 क्लास में या 9 क्लास में आपने ये देखा होगा, हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, और अंडरस्टैंड करेंगे डायफ्रैक्शन को, कि डायफ्रैक्शन क्या होती है। फिर प्रॉपर दो एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, एक नहीं बल्कि दो। एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा और एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, ये भी, इन दोनों में भी लाइट डिफ्रैक्ट होगी। तो हम इसमें देखेंगे कि हम किस तरह से पैटर्न्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जो इसकी आपके आपके लिए जो एप्लीकेशन ये है इसकी, कि डिफ्रैक्शन लिमिट्स रेजोल्यूशन, कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि ये कितने दूर हों ऑब्जेक्ट्स, तो तभी आप बता सकेंगे कि ये आपको अलग अलग नजर आएंगे विदाउट डिफ्रैक्शन। जैसे कि आप ना ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं कोई बड़ा ही ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो एक ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक, तो हमने ये बताना है कि आप कितने दूर हों, तो तब आपको ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ओवरलैप होते नजर नहीं आएंगे, कितने दूर हों, या फिर आपके पास इन दोनों के दरम्यान में एंगल क्या हो। तो ये रेजोल्यूशन है कि डिफ्रैक्शन कैसे लिमिट करती है रेजोल्यूशन को। आपको कैसे बता सकता हूँ कि इनके दरम्यान में क्या एंगल होना चाहिए कि आप इन दोनों को अलग से डिस्टिंग्विश कर सको, इनमें ओवरलैप ना हो, ओवरलैप इन टर्म्स ऑफ डिफ्रैक्शन। तो पहले हम पढ़ते हैं सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस। तो सुपरपोजिशन वेव के में एक प्रिंसिपल की हैसियत रखता है, और वो ये है कि आपके पास अगर दो वेवलेंथ हैं, और दो आपके पास एक मीडियम है, और एक से ज़्यादा आपके पास हैं वेव जो उसमें प्रोपोगेट कर रही हैं। तो अगर वेव उस मीडियम में प्रोपोगेट करें तो वो अनचेंज रहती हैं, और किसी भी मोमेंट पे जब आपके पास मीट करेंगी तो वो शो करेंगी आपको कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन। ठीक है, उनका रिजल्ट होगा। अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट करूं, लेट से मेरे पास ये वेव, दोनों वेव के लिए ये जो लाइन है ये मेन मीन पोजीशन है। ठीक है, इस मीन पोजीशन के अबव एंड बिलो ये ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे पास अबव है, ये अबव डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, और ये मेरे पास है बिलो। ये दो दो वेव हैं, मैं आपको वैसे, हाँ ये बिलो है। तो इन का जब आपके पास ये दोनों वेव्स मीट करेंगी, तो अगर इनका, इनके दरम्यान में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है डेल्टा एस को मैंने शो किया हुआ है, वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ है। ठीक है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ है। तो फिर आपको जो ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा, दोनों का चेंज मिलेगा। वैसे भी चेंज आपको जो जब आपके पास एक दूसरे पे मीट करेंगी, तो आपको जो इसका रिजल्टेंट होगा वो दोनों डिस्प्लेसमेंट का सम होगा। एक डिस्प्लेसमेंट है इस वेव का। ठीक है, अब ये जो मैंने, अब इसमें कलर शो नहीं हो रहे,
एक तो ये वेव, एक ये है और दूसरी वेव ये वाली है। तो दोनों वेव का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव वैल्यू भी है। ठीक है, लेट्स से आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट मीट करता है आपके पास मैक्सिमम जो है +2 है। ठीक, तो और वो मीट करता है दूसरी वेव के -2 से। तो आप ये देखिए इसका जो दोनों का रिजल्ट है वो आपके पास 0 है। और अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट आता है वो +2 है और वो मीट करता है +2 के साथ, यानी कि इधर आपके पास +2 था और यहाँ पे -2 था, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट था, और यहाँ पे दोनों ऊपर की तरफ है। तो आप ये देखिए इनमें ये एडिशन हो जाएगी, ये +4 हो जाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें यही कुछ बताता है। तो ये जो हम मैंने आपको नंबर की में शो किया है, ये बिल्कुल ये फिनोमेना हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कब कब जो आपके पास एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है, और कब एक दूसरे को री करेंगे। तो कैंसिल आउट तब करेंगे जब दो वेव के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है हाफ लेमडा या इंटीजर मल्टीपल ऑफ हाफ लेमडा। यानी कि आपके पास आ जाएगा लेमडा डिवाइड बाई 2। ठीक है, या फिर 3 डिवाइड बाई 2, 5 4 5 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास जब होंगे तो आपके पास आएगी डिस्ट्रक्शन आएगी। ठीक है, और दूसरे केस में अगर आपके पास री इन्फोर्समेंट है केस मेरे पास इसमें डील किया हुआ है। ठीक, तो आप सिर्फ इसको इस चीज़ में याद रखें कि अगर आपके पास ये वेव है तो दूसरी वेव अगर आती है तो अगर क्रस्ट के ऊपर, ये क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ गिरता है तो ये देखें ये रिजल्टेंट 0 कर देगा। और इसी तरह ये जो पाथ डिफरेंस है दोनों मेंटेन रखता है, तो टोटल जो वेव आपके पास रिजल्ट है देखें ये इस तरह से शो होगी। जो फैक्ट जो है दूसरे को खत्म कर दे, इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और दूसरे केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कि अगर आपके पास वेव ये है और आपके पास दूसरी वेव भी ये है। ठीक है, देखिए आपके पास इनमें ऑलमोस्ट जो क्रस्ट है क्रस्ट के ऊपर गिर रहा है, ट्रफ ट्रफ के ऊपर गिर रहा है। तो ये जो रिजल्ट होंगे एक दूसरे के री कर देंगे, तो इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, अब आ जाएं हाइजेंस प्रिंसिपल पे। तो हाइजेंस प्रिंसिपल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सर आप वीक में, हर वीक में एक क्लास में क्विज ले लिया करें, इस तरह ज्यादा सिलेबस हो जाता है, फिर वो प्रिपेयर भी नहीं होता। चलें ये कर हर लेंगे। वीक हर ये वीक में आप रीजनेबल कोशिश किया सजेशन है, करेंगे एक वो हो क्विज ले लिया जाएगा। करें हमसे एलएमएस पे ही, एमसीक्यूज यस पे। वो सर, हो क्विज जाएगा। ले लिया करें प्लीज। वो हो जाएगा। और चलें हाइजेंस प्रिंसिपल डिस्कस करें। तो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में मैंने आपको बताया था, जो वो हमने रे डायग्राम बनाई थी पिछले चैप्टर्स में, उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में हम आप देख रहे हो कि लाइट को एज अ रे एक लाइन से डिनोट करते नजर आ रहे थे। तो हाइजन ने ये किया था कि आपके पास इसे एनालिसिस किया था जो अलाउ करता था सिर्फ एक लाइन या एक रे को ट्रैवल नहीं करता था, बल्कि वो पूरे एक वेव फ्रंट को ट्रैवल करता हुआ नजर आता। जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, ये देखें। हाँ, तो ये आपके पास रे डायग्राम है जो ब्लू में आपको नजर आ रही है। तो ये इसने ये बताया कि अगर आपके पास यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब है और उससे लाइट स्प्रेड होती है, तो लाइट आप किसी भी डायरेक्शन में जो उसे रे से डिनोट कर सकते हैं। तो बेसिकली वो ट्रेवल होगी, इन रेस को अगर मिलाओ तो वो पूरे वेव फ्रंट्स में ट्रेवल होगी। तो ये वेव फ्रंट्स स्फेरिकल होंगे। तो आप यहाँ से भी देख लें कि सूरज की जो रोशनी आपकी तरफ पहुँचती है वो भी वेव फ्रंट्स में होती है, बजाय कि आपको एक वो लेजर की तरह आपको लाइट नहीं मिल रही होती सीधी लाइन की तरह। ठीक है, लेजर लाइट भी आपने देखी होगी, वो ज़्यादा फोकस होती है। तो आपको जो मिल रही होती है वो स्प्रेडेड थ्रू आउट वेव फ्रंट नजर आ रहा होता है आपको। वेव फ्रंट आपको पूरा नजर आ रहा होता है। तो ये एक तो ये इसने डायग्राम अलाउ किया। अब जो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के दरम्यान जो ये आपको नजर आ रहा है वेव लेंथ, ये लैम्डा, और इन हर वेव फ्रंट की जो वेलोसिटी है वही है जो इस वेव फ्रंट की है। सब वेव फ्रंट की जो वेलोसिटी वो सेम है। ठीक है, उनके ये एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं। एक ये चीज नोट की इसने। दूसरी ये की कि आपके पास जो हर वेव फ्रंट होगा वो 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 बिहेव करेगा एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो जैसे कि ये वेव फ्रंट है,
तो वेव फ्रंट से आप इसको भी एज अ सोर्स ले सकते हैं। बेसिकली सोर्स तो ये है। तो अगर मैं वेव फ्रंट पे ये पॉइंट नोट करूं तो ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करेंगे जैसे ये हमारे पास सोर्स है। अच्छा, ये नेक्स्ट जाएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जैक्टली जो वेव फ्रंट्स हैं वो बिहेव करेंगे एज अ सोर्स। ठीक है, तो ये मेरे पास ये इस तरह से आप इसको जिस तरह से सोर्स को लगा के मैंने ये डिनोट किया, तो आप इस तरह से भी ये डिनोट कर सकते हैं। तो ये देखें, इसको ये आपके पास थर्ड वेव फ्रंट की लाइन है। ये पिक्चर शो की गई है एक खास टाइम पीरियड के बाद। लेमडा डिस्टेंस यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद जो आप यहाँ पे जो सारे ये डॉट्स मिल रहे हैं आपके पास, ये तो वेव फ्रंट बनाता है इस सोर्स का। ठीक है, और ये सारे डॉट्स एज अ प्राइमरी सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनेंगे। तो जैसे कि ये डिनोट किया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट का जो वेव फ्रंट है वो ये है, ये वेव फ्रंट, ये है डॉट। ठीक है, तो इस ये डॉट आपके पास एक्ट करेगा एज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो मैं उसको डिनोट करता हूँ लेट से ब्लू से। तो देखो इसका जो वेव फ्रंट है वो ये है, सॉरी सेकेंडरी, हाँ यही है। तो आपके पास ये रहा वेव फ्रंट। ठीक है, अब ये जो डॉट है ये आगे वेव फ्रंट बिहेव करेगा, तो इससे आप आगे पूरा वेव फ्रंट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको सही ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने का वही तरीका है जिस तरह सूरज से आपकी तरफ लाइट पहुंचे, तो वो लाइट हमेशा आपके पास वेव फ्रंट की सूरत में ही होती है। तो एक फिनोमेना आप देख सकते हैं कि सिर्फ लाइट के केस में नहीं है, बल्कि हमारे पास अगर आप एक किसी पॉन्ड में वो जो वाटर जहाँ पे स्टेशनरी फ्लो हो रहा हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन वो इतना विजिबल नहीं होता जितना विजिबल आपके पास स्टेशनरी वाटर में होता है। तो वहाँ आप कोई पीबल या पत्थर आप गिराओ यहाँ पे, तो आप देखोगे कि वो जो वेव है वो स्प्रेड होती हुई नजर आएगी आपको, जो फ्रंट है वो ट्रैवल होता नजर आएगा, एक रे नजर नहीं आएगी आपको। लेकिन उसमें रे डायग्राम में भी बनाई जा सकती है। ठीक, तो हाइजन प्रिंसिपल है एवरी पॉइंट ऑफ अ प्राइमरी वेव फ्रंट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट्स। कोई मजीद इस टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कशन करना चाहता है इस पे? नो सर, समझ आ गई। अच्छा। अच्छा, इससे बुक में आप देखोगे कि स्नेज लॉ उसने ज्योमेट्रिकली इसमें भी एक्सप्लेन किया हुआ है। स्नेज लॉ वो यही था, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2, जो डिस्कशन हमने चैप्टर नंबर 29 में की थी। तो स्नेज लॉ इसमें ज्योमेट्रिकली वेव फ्रंट के लिए भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन हम उस डिफिकल्टी में नहीं जा रहे क्योंकि वो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली रिच है, मैथमेटिक्स उसमें अच्छा चाहिए, तो मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपने भी वो छोड़ देना। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वेव फ्रंट वाली जो हाइजन प्रिंसिपल है उससे भी स्नेज लॉ को प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, और डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन अब हम डिस्कस करते हैं डायफ्रैक्शन पे। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन तो यही है, बेंडिंग ऑफ वेव व्हेन पास थ्रू एन ऑब्स्टेकल। तो लेट से हमारे पास यहाँ पे वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन वेव फ्रंट आपको तब नजर आएंगे जब आप सोर्स से बहुत दूर होंगे। लेट से आपके पास सोर्स ये है तो उसके करीब आपके वेव फ्रंट जो स्फेरिकल होंगे। जैसे आप सोर्स से दूर जाते जाओगे तो वेव फ्रंट्स आपके पास ये देखिए यूं बनते जाएंगे, तो ये बड़े होते हैं। तो यहाँ पे आप कोई एक पोर्शन लो, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपको प्लेन वेव फ्रंट नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस प्लेन वेव फ्रंट को मैंने यहाँ पे शो किया, यानी कि सोर्स से आप बहुत दूर से आपने कहीं ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो अगर आप पॉन्ड की बात करें तो पॉन्ड में आपने बहुत दूर कोई कह लें आप 200 मीटर दूर आपने वो गुजारा गिराया है पत्थर, और 200 मीटर के फासले पे आपने ये एब्स्ट्रक्चर रखी हुई है। ठीक, तो ये हैं दो लकड़ी के पीसीज हैं, एक लकड़ी ये है, एक लकड़ी है। तो वेव जब इसमें से गुजरेगी तो आप देखोगे कि वो बिल्कुल आगे फिर ये स्फेरिकल नजर आएगी आपको, ये इस तरह से। तो वेव फ्रंट्स आपको यहाँ पे स्फेरिकल नजर आएंगे। तो ये जो प्लेन वेव फ्रंट्स का बेंड हो जाना है इसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। हुआ कहाँ पे है? जब ये किसी ऑब्स्ट्रक्चर से गुजरी है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन।
तो ये डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये भी आपने सॉर्ट ऑफ एफएससी लेवल पे देखा होगा, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। जो इसकी सबसे बड़ी एसेंस है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, और अभी भी मॉडर्न फिजिक्स में भी ये बार बार दोबारा दोबारा डिस्कस किया जाता है। जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाई जाती है तो मेरे ख्याल में पहली जो आपके पास जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया जाता है वो यही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो ये इसको इस हवाले से बहुत ज़्यादा फोकियत है। अच्छा, बताता हमें क्या ये वेव नेचर ऑफ लाइट बताता है कि हमारे पास फंडामेंटली जो फिजिकल चीज़ें हैं उनको कैटेगराइज किया जा सकता है दो नेचर्स में, एक ऑब्जेक्ट में या आप कह लें पार्टिकल में, और दूसरी आप डिस्टिंक्शन होती है वेव में। ठीक है, वेव की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं हमारे पास। तो ये एक्सपेरिमेंट है जो हमें बताता है कि लाइट इज अ वेव। ठीक है, लाइट की बेसिकली नेचर क्या है कि या वो एक बॉल्स की तरह आती हैं आपके पास, जिस तरह से एक तो पिक्चर ये भी हो सकती है ना कि लाइट आपकी तरफ सूरज से आपकी तरफ पहुंचती है एक छोटे छोटे जर्रों में, छोटी छोटी बॉल्स में। ठीक है, तो वो एक पिक्चर वो है, तो वो छोटे छोटे बॉल क्या होंगे आपके पास, पार्टिकल्स होंगी, एक वो नेचर पॉसिबल है। दूसरी ये है कि आपके पास सीधी एक लाइन की तरह, जिस तरह आपके पास होती है स्ट्रिंग में वेव होती है, उस तरह आपकी तरफ पहुंचती है। तो ये अब इस क्वेश्चन को इसने एड्रेस किया था यंग्स ने, और इसने प्रूव किया था वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक, तो ये पेपर उसने पब्लिश किया था 1803 में, और ये जो आपके पास है अब फिगर वो उसी का एक वर्जन है। तो मेरे पास ए और बी एक कोहेरेंट पॉइंट सोर्स हैं, कोहेरेंट हम कहते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो या फिर सेम कलर है, बिल्कुल सेम है। तो इसको सेम कलर या सेम फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करने का, अगर अगर आप के सोर्स ए बी कोहेरेंट नहीं है, सेम कलर या फिर सेम फ्रिक्वेंसी का नहीं है, तो फिर आप ये पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैटर्न आपको स्टेशन नजर नहीं आएगा। पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास दोनों जो वेव वो हैं सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए, दोनों के फेसेस बिल्कुल सेम हो रहे हैं। तो वो प्रोड्यूस करने के कई तरीक़ाकार हैं। एक तरीक़ाकार आपके पास ये लेज़र वाला है। तो एक तरीक़ाकार आपके पास ये है कि आप एक कोहेरेंट सोर्स लें, जैसे आपके पास कोहेरेंट सोर्स का बल्ब है, तो आप क्या करें, इसको पीछे रख दें एक स्लिट के, और इस स्लिट में दो सुराख कर दें। तो ये बिल्कुल हाइजन प्रिंसिपल के मुताबिक ये जो दो हैं पॉइंट्स हैं, ये बिल्कुल बिहेव करेंगे एज अ सोर्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी तरह किया गया है, इसी तरह ही किया जाता है। आपके पास पीछे सोर्स एक ही होता है, उसके सामने रखी जाती है स्लिट, स्लिट में जितनी आपको सोर्स चाहिए होते हैं उतने कर दिए जाते हैं सुराख। इसमें चाहिए हमें दो, तो दो सुराख कर दिए गए, तो हमारे पास ये दो इसमें सोर्स बन गए। ठीक है तो ये मैंने इसमें किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि जब कोहेरेंट लाइट सोर्स दो आपस में मिलते हैं तो कई जगहों पे आपको डार्क स्पॉट्स नज़र आते हैं और कई जगहों पे आपको ब्राइट स्पॉट्स नज़र आते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप वाटर में भी कर सकते हैं कि दो सोर्सेज लें आप, वो जो रिपल्स प्रोड्यूस करें, तो आप देखोगे कि कई जगहों पे जो आपके पास वेव जो एम्पलीट्यूड्स होंगे उनके बड़े होंगे, और कई जगहों पे ना होने के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये जो आपको नजर आ रही हैं, ये देखो ये पार्ट, ये आपको ये देखें ये सारी, ठीक है, डार्क स्पॉट्स हैं। ये देखिए ये डार्क स्पॉट्स हैं, ये सारे डार्क। तो एक वेव जो इधर से आ रही है ए से, और दूसरी वेव जो बी से आ रही है, वो एक दूसरे को इंटरफेयर कर रही हैं डिस्ट्रक्टिवली। ठीक है, एक एक क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे गिर रहा है, तो आपको यहाँ पे डार्क नजर आ रहा है। उसके बरअक्स अगर आप ये देखें, ये वाले स्पॉट्स जो ब्राइट हैं, तो ब्राइट स्पॉट आपको ये नजर आ रहे हैं, रेड में मैंने शो किया। तो ये एक वेव जो पॉइंट ए से आ रही है, दूसरी वेव जो बी से आ रही है, एक दूसरे पे इंटरफेयर कर रही हैं ये कंस्ट्रक्टिवली। तो एक का क्रस्ट आपको दूसरे के क्रस्ट पे नजर आ रहा है, या फिर एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे नजर आ रहा है आपको। ठीक, तो ये पॉइंट्स जो सी डी ई एफ जो डार्क स्पॉट आपको नजर दिखा रहे हैं, इसको हम कहते हैं नोड्स। ठीक है,
क्रस्ट ऑलवेज मीट्स ट्रफ। तो हमारे पास ट्रफ के दोनों का फेस सेम है, कोहेरेंट है, तो हमारे पास क्रस्ट ऑलवेज मीट ट्रफ। और जब इनको हम कहते हैं नोड्स, और जो दूसरे पॉइंट्स है आपके, ट्रफ ट्रफ पे गिरता है या फिर क्रस्ट क्रस्ट पे, इसको हम कहते हैं एंटाई नोड्स। और ये जैसे कि मैंने बताया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है बाय वाटर वेव्स, बाय यूजिंग वाटर वेव्स। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन? हम्म। नो सर, तो सर ये जो सर आपने पिछला टॉपिक पढ़ाया है, इसमें से ये जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन, जो स्नेल्स लॉ वाला, ये सारा छोड़ना है और इसके न्यूमेरिकल्स भी? नहीं, न्यूमेरिकल तो वही होंगे ना जो पहले किए में हमने। ओके सर। आपकी ये बात कर रहे हो ना, एक मिनट में दिखा दूँ आपको। ये बुक है, ये देख रहे हो, रिफ्रैक्शन रिविजिटेड प्रूफ ऑफ स्नेल था, ये मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। इसी की टॉपिक की बात कर रहे हैं ना आप? यस यस सर, यस सर, हम्म। यस हाँ, सर, ये छोड़ दो। ठीक। तो ये यहाँ तक, ये देखो वही प्रूफ किया इसने एट द एंड, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, n1 sin i यस सर, n2 sin r। ठीक है, तो ये छोड़ देना। चलें आगे। यस सर। अभी तक जो जो हमने पढ़े, कोई नई चीज़ें तो नहीं है ना हमारे लिए, या है? क्योंकि आपने मेरे ख्याल में वो इंटर लेवल पे इस पे इंटर लेवल पे, हाँ इंटर लेवल पे भी देखा हुआ है मेरे ख्याल में। जी सर, और ये सारी पढ़ी हुई है। मैट्रिक लेवल पे भी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हम्म। तो अब यहाँ पे ऐसे आप देखें ना, मुझे नहीं पता वो मिस क्या कर रही हैं। अब ये चीज़ें सारी वही हैं जो एफएससी लेवल की हैं। ये बुक असल में जो कंटेंट है, मैंने और ये जो पहले छोटी थे उन्होंने डिज़ाइन किया था, ये बुक भी मैंने सेलेक्ट की थी ये। और हमने सोच समझ के देखा था कि इस एक ये इस कंटेंट की जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है, ये इसका कंटेंट ऑलरेडी एफएससी से मैच करता है या फिर बीएस फिजिक्स से मैच करता है। तो हमने ये देखा था ये टोटली कंटेंट है एफएससी, हद एफएससी वाला। अक्सर कॉन्सेप्ट तो एफएससी से पीछे वाले हैं। तो उसके मुताबिक कौन सा आउटलाइन बनाई थी, कोर्स आउटलाइन देखिए आप एलएमएस में पड़ी हुई है, हम उससे बहुत पीछे हैं। तो अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ये इतने ही है, तो हम एक चीज़ को कितना और डिस्कस कर सकते हैं। आप देखो कि आप अगर मैं सर, ज़्यादा डिस्कस करना शुरू करूँ तो मुझे नहीं समझ आती क्या इसके अंदर डिस्कस करूँगा। सर वो जो बच्चे हैं ठीक ना, है, वो सर तो वो बहुत क्वेश्चंस थोड़ा सा पूछते हैं। टाइम दो, सब्जेक्ट आप तो आप भी करो ना, तो आप भी करो। मेंटेन करने का एक तरीकाकार मैंने ढूंढा था कि बहुत स्लो यस सर। स्लो जाएंगे हम। वो स्टार्टिंग में याद करने लेक्चर में कैसे देता, मैं लिख के देता था ऊपर से, लेकिन वो मेरे लिए भी यस सर। मुश्किल था कि माउस से मैं लिखूं। और फिर वो शायद आप भी बोर होने लग गए थे, लेकिन उसमें ये था कि पेस बड़ा स्लो था हमारा। ये वाला तरीकाकार अच्छा है। तो ये पेस से ना डरो आप, सिर्फ इसको मैं थोड़ा मेंटेन कर दो। मैं हम भी ये जो क्विज वीकली बेस कर लेंगे, तो आपको ये फील नहीं होगा कि आप स्लो जा रहे हैं या तेज जा रहे हैं। आप देखो कि आपको चीज़ें समझ जी आ रही सर। होंगी। ठीक है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट पे अब आ जाते हैं, वो यंग डबल स्लिट वाला जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, कि हम इसको लाइट से किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और मकसद हमारा ये है कि अगर मेरे पास दो सोर्सेज हैं और उनके सामने एक स्क्रीन रखी हुई है, दो लाइट सोर्स हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट हैं, यानी कि सेम कलर है उनका, वो टोटली इन फेज हैं। तो मैं उसके सामने अगर मैं स्क्रीन रख दूं, तो उन स्क्रीन पे जो सेंटर से डिस्टेंस है, ये सेंटर से डिस्टेंस, ये सेंटर से डिस्टेंस पे कहाँ पे डार्क स्पॉट होगा और कहाँ पे ब्राइट होगा। तो मेरा पूरा मकसद क्या है हमारे डिस्कशन का, है कि अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस लूँ इस पे, तो मैं ये बता सकूं कि किस पॉइंट पे डार्क स्पॉट होगा, किस पे ब्राइट होगा। ठीक है, तो ये मकसद है। तो अपेडस कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास
कोई स्लिट है, उसके अंदर दो सुराख कर दिए हमने। बताना कि इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे डार्क स्पॉट बनेगा और कितने पे ब्राइट। तो पहली इस ऑपरेटर्स में, इस कैलकुलेशन में एक आप असम्पशन, एक चीज याद रख लें, वो ये है कि डी इज मच मच स्मॉलर देन कैपिटल एल। ठीक है, डी इज मच, ये बस ये टॉपिक एंड करें, फिर ख़त्म करें लेक्चर को। तो कैपिटल एल डिस्टेंस है स्लिट से स्क्रीन तक का। ठीक। और आप अगर इसमें इसकी इस कंडीशन में कि डी इज मच स्मॉलर एल, इसके स्क्रीन के जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर है, सर आपकी एंगल आवाज नहीं ग्रेटर सही है आ इस रही। एंगल से। तो इस वाली ये कंडीशन होल्ड करना। अच्छा, अब सही आ रही है। हम्म। तो ये कंडीशन होल्ड करना यस सर। बिल्कुल इक्वल है कि आप बहुत स्मॉल थीटा से डील कर रहे हैं। तो स्मॉल थीटा में ये दोनों कंडीशन, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है हमारा, नहीं तो उसमें दोनों ये बराबर होंगे आपके पास। तो बात नहीं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। तो टेन थीटा जो इक्वल्स टू होता है आपके पास, वो होता है, मैं इस स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ, इस स्पोर्ट की। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। टेन थीटा ये होता है ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर होता है हमारे पास एंगल के सामने वाली साइड, तो एंगल के सामने साइड y है y, और एंगल के बॉटम में आपके पास है कैपिटल एल। ठीक। अच्छा, अब अगर आप साइन थीटा की बात करें तो, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही है। इससे आ रही है। अच्छा। तो एक और एक्सप्रेस हमारे लाइन के दरम्यान में एल है थीटा। ठीक है, मैं लाइन बनाता हूँ इसमें। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन मेरे पास है ये। तो दो लाइंस के दरम्यान में अगर एंगल है थीटा, तो इन लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइंस होंगी, एक परपेंडिकुलर लाइन आप इसके ले लें ये, और दूसरी परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करें इस वाली लाइन पे, ये परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन ये वाली है, ये परपेंडिकुलर इस लाइन पे, और ये वाली इस पे परपेंडिकुलर लाइन है। तो अगर एंगल इन में थीटा है, तो इसके दरम्यान में भी एंगल हमारे पास थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए अब। ये देखो, ये वाली जो लाइन मैंने डिनोट की है वो परपेंडिकुलर इसके ऊपर है। ठीक। और दूसरी लाइन जो मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, जो परपेंडिकुलर आपके पास है, वो है इस लाइन में। एक मिनट, एक लाइन आपके पास तो ये हो गई ना, ये इसके माने, दूसरी लाइन आपके पास ये है, इनके दरम्यान में एंगल क्या आपके पास थीटा है। तो अब मैं इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, उन परपेंडिकुलर पे भी जो लाइन है, जो एंगल है वो थीटा होगा। तो ये वाली लाइन, इसका तो परपेंडिकुलर ये बन गया ना, ये जो है स्लिट। तो ये मेरे पास एक तो परपेंडिकुलर ये हो गया। अच्छा, ये इस पे है, इस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, वो परपेंडिकुलर ये। ठीक है, ये देखो, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये वाई लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको डिनोट कर देता हूँ इस तरह से। तो ये इसके परपेंडिकुलर
और ये वही लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर है। अब इन दो लाइन, ग्रीन लाइंस के दरम्यान में जो एंगल है थीटा, वही इन्हीं रेड लाइंस के दरम्यान में एंगल होगा, वो थीटा। ठीक है। अब मैंने ये मैं बना लेता हूँ इस ट्राइंगल को। तो ये ट्राइंगल मेरे पास बनी कुछ इस तरह से। ये रही, ये डी साइड हो गई, एक ये साइड हो गई, और दूसरी ये हो गई। ठीक है। तो ये मेरे पास है डेल्टा एक्स, ये है डी, ये एंगल मेरे पास है थीटा। ठीक है। तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है। ये आपके पास अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है तो ये साइड डी है, तो आपके पास ये साइड भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली डी होगी। तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर हमारा ये वेक्टर के सामने ये परपेंडिकुलर है डेल्टा एक्स, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास डी है। ठीक। तो ये हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। डेल्टा एक्सिस में है पाथ डिफरेंस, कि कितने डिफरेंस से एक वेव ने जो यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीन तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उनमें एक का डिस्टेंस कितने से दूसरे से कम है या ज़्यादा है, इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। एक वेव ने अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेट से उसने 0.1 मीटर ज़्यादा ट्रेवल किया, तो उसका पाथ डिफरेंस हो जाएगा 0.1 मीटर दोनों के दरमियान में, क्योंकि 0.5 है एक वेव ने। ये देखें, ये आपके पास ये वाली वेव लॉन्गर लग रही है एज कम्पेयर टू दिस, तो इससे ज़्यादा ट्रेवल किया है, तो ये पाथ डिफरेंस इस चीज़ को डिनोट करता है। अब स्क्रीन पे कंस्ट्रक्शन तब होगी आपके पास जब जो पाथ डिफरेंस इन दोनों के वेव के दरमियान में होगा इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा। और अगर इन वेव के दरमियान में हाफ इंटीजर मल्टीपल या एम प्लस, ये देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 10, यहाँ पे भी बिल्कुल यही है। साइन थीटा की वैल्यू के लिए ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है जनरल है, किसी भी एम की वैल्यू के लिए आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ब्राइट स्पॉट क्या होंगे, उसके ऊपर आपके पास डार्क स्पॉट क्या होंगे, फॉर ये इन एक्सप्रेशन से। तो ये एक्सप्रेशन आपके लिए है डार्क के लिए, और ये आपके पास है ब्राइट के लिए। जी बच्चों, हेलो। यस सर। तो इसके ऊपर ना दोबारा थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे इन्हीं कैलकुलेशंस पे, क्योंकि अभी जो था इंटरनेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा था। ठीक है। और काइंडली आप इसमें जो 2-3 एक्सप्रेशन यूज़ किए हैं उसको एक मरतबा देख ज़रूर लेना आपने, ताकि अगली मरतबा लेक्चर में हम कोई ज़्यादा हमारी इंटरेक्शन हो पाए। ठीक है ओके सर। सर जी। सर मैंने आपसे बात करनी थी कि मेरे ना पोर्टल पे जो अटेंडेंस है वो मतलब सारी मार्क प्रेजेंट हुई है, लास्ट पे जो परसेंटेज है वो 93 शो हो रही है मुझे, पता नहीं बच्चे इसका अटेंडेंस की क्या जो होती मतलब है। है। सर मुझे पहले लगा था कि पोर्टल पे शायद इशू है तो ये खुद ही ठीक हो जाएगी, पर ये काफ़ी टाइम हो गया इसी तरह है। ये कोई इशू नहीं है, छोड़ दो इसको। अभी फिलहाल कोर्स पे तो आने दो, ये ऐसी अच्छा ग्रेड लेने से कोई नहीं रोक सकता, तो ये इसके ऊपर ग्रेड नहीं मिलता। हाँ, आपको एग्जाम में बैठने के लिए होता है, लेकिन 93% बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।